यस। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हुआ हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। और आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज की, जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं बहुत प्रकार की अलग अलग आपके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं सीख पाते हैं, बाकी सारा कुछ कर लेते हैं, मगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इतना उनका वीक रहता है कि वो कर ही नहीं पाते। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो ये है कि उनको फार्मूले नहीं आते। क्या नहीं आता उनको? फार्मूला नहीं आता। और फार्मूला यदि वो याद रखें तो शायद वो चीज़ें सीख लेंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में भी आपको एक जो है लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक का यूज करके आप जो है एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितना सीखा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट दैट एक्सेल लोडिंग। तो एक्सेल लोडिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप की आपकी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, तो हम उसके लिए बात करेंगे। सपोज दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेल लोडिंग के लिए, तो एक्सेल लोडिंग में हमारा सबसे पहले आपका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम लोग सिंपली नॉर्मल स्ट्रेस ही बोल देते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं द इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जब हम कोई फोर्स किसी बॉडी पर, ये मेरा कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैं कोई फोर्स पी फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो इस पी फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं, इन मॉलिक्यूल्स में पर यूनिट एरिया एक इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है। और ये पर यूनिट एरिया जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रेस, और सिंपली इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। ओके, अगला आपका है शियर स्ट्रेस। देखिए, जैसे हम लोग बात करें सिंपल स्ट्रेस की, वैसे ही हमारा होता है दूसरा शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस में हम लोग बात करेंगे स्प्लाइस जॉइंट जिसमें कहा हुआ है, या डबल शियरिंग, सिंगल शियरिंग से। तो ये होता क्या है कि जब हम कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं और वह फोर्स उस बॉडी को काटने का काम करे, उस बॉडी को वो कट करे, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका शियर स्ट्रेस। तो ये शियर स्ट्रेस जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल शियरिंग और दूसरा होता है डबल शियरिंग। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई एक प्लेट लेता हूँ, है ना, इस तरीके से मैं कोई एक प्लेट लेता हूँ, ओके, तो हम लोग चलते हैं दोबारा से, देखते हैं कि मैं बात कर रहा था शेयरिंग की। तो देखिए, शेयरिंग में क्या होता है कि जब हम कोई एक फोर्स की बात करते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं, सॉरी ये इसमें काम नहीं कर रहा है, एक बार देख लीजिए क्या होता है कि ये फार्मूला क्या उसके लिए होता है। ये फार्मूला हम दोनों यूज़ करते हैं कब? जब हमारा कोई बॉडी है और बॉडी में हमने कोई फोर्स लगाया इस तरीके से, और वो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बॉडी हमारा यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, किसी थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल पर जो आपका स्ट्रेस होगा, इस थीटा एंगल पर जो आपका स्ट्रेस होगा, और थीटा एंगल के अलोंग ही आपका जो शियर स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस आपका हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा बोलेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस, दैट जिसे हम टाउ बोलेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको यूज किए जाते हैं ये वाली, ठीक है। अगला आपका है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज़ नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड अपॉन द अलाउबल लोड, और इट इज़ आल्सो नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस टू द अलाउबल स्ट्रेस। ओके, हाँ, अगला जैसे आपको स्ट्रेस की बात कर रहे थे, वैसे ही हमारा स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेन में क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यदि हम लेंथ की बात कर लेंगे तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दूसरा फॉर्मूला आपका है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें आपको दिखाया हुआ है सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। तो कैपिटल ई क्या है आपका? कैपिटल ई है आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस मतलब वही हुक लॉ जो होता है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ और यंग्स मॉडुलस। ओके, तो कैपिटल ई को यहाँ क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ये वाला यंग्स मॉडुलस है। दूसरे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है टाउ इक्वल टू जी इंटू वाई। तो यहाँ जी जो है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द
शियर स्ट्रेन, ये क्या आपका शियर स्ट्रेन है, ये आपका शियर स्ट्रेस है। इलोंगनेशन, यदि कोई बॉडी आपने ये यूज की हुई है और इस बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया हुआ है पी इस तरीके से, ठीक है, और इस बॉडी का लेंथ मान लीजिए एल है, तो हम फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी का लेंथ चेंज होगा, डेल एल आएगा। और ये डेल एल फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। अगला आपका थर्मल एलोंगेशन या थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन किसी भी बॉडी का मतलब बॉडी में यदि हमारा कोई बॉडी है, इसका हम टेम्परेचर चेंज करें, इसका टेम्परेचर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, इसके साइज़ में चेंज आएगा, इसके साइज़ में चेंज आएगा। तो साइज़ के चेंज को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक तो उसका चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ दैट थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जो कि अल्फ़ा से इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ठीक है। सो पर लेंथ यूनिट या पर यूनिट लेंथ हम लोग इसका चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका लेंथ में जो इलोंगेशन हो रहा है वो कहलाता है आपका थर्मल इलोंगेशन, और इट कैन बी मेजर बाई यूजिंग डेल टी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू एल, ओके। तो आपका यहाँ पर आता है थर्मल स्ट्रेंथ। तो जैसे हमारा थर्मल इलोंगेशन आपने निकाला वैसे थर्मल स्ट्रेंथ निकल आएगा, ठीक है। तो ये हम एल को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू डेल टी, अल्फ़ा इंटू डेल टी होगा थर्मल स्ट्रेंथ होगा आपका। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो ने आपको बताया था लास्ट टाइम। पॉइजन रेशियो होता है क्या है कि यदि कोई बॉडी मेरी है ये वाली, ठीक है, और इस बॉडी में कोई फोर्स लगाता हूँ पी, तो क्या होगा, बॉडी में फोर्स लगाने पर क्या होगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, मगर इसके लेंथ के साथ साथ इसके विड्थ में भी चेंज आएगा, ठीक है। जैसे यदि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, विड्थ इसकी डिक्रीज होगी, विड्थ इसकी डिक्रीज होगी, तो दैट डिक्रीजमेंट इज नॉन एज लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। और ये क्या रहता है आपका, ये क्या रहता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन। तो इट इज़ द रेशियो, पॉइजन रेशियो इज नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, ओके, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का मतलब ये है कि जब हमारी कोई बॉडी है और उस बॉडी पर आपने तीन फोर्स लगा रखे हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इसके लिए, ये मान लीजिए एक मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसका ये एक्स डायरेक्शन हो गया जिसमें आपको लगा हुआ है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। अगला आपका है सिग्मा वाई, और तीसरा आपका है सिग्मा जेड, ठीक है। तो यदि मुझे ये स्ट्रेस न देकर मुझे फोर्स दिए होते, यदि मुझे स्ट्रेस न देकर ये फोर्स दिए होते तब भी हम ऐसे ही निकालते। और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें यदि तीन फोर्स लगाए हुए हैं तो तीनों फोर्स के कारण जो उसमें स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और इट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग दीज इक्वेशन, दैट इज स्मॉल ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस बी, वहाँ जो बी आपको लिखा हुआ है दैट इज पॉइजन रेशियो, ठीक है। यहाँ 1/m भी यूज कर लेते हैं कभी कभी हम लोग, और यहाँ म्यू या फिर वी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी के क्या बोलते हैं यहाँ पर, पॉइजन रेशियो है। ये क्या है, ये पॉइजन रेशियो है, ठीक है। तो माइनस वी, अब देखो यहाँ x यूज किया हुआ है तो क्या होगा, y और z नेगेटिव हो जाएगा। यदि मैं y यूज कर रहा हूँ, यदि मैं y यूज कर रहा हूँ, y यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, x और z आपका नेगेटिव हो जाएगा और y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि मैं z यूज कर रहा हूँ तो z आपका पॉजिटिव हो जाएगा और x और y आपके नेगेटिव हो जाएंगे। मगर जो नेगेटिव होंगे उसमें क्या होगा, उसमें लेटरल स्ट्रेन होगी, और लेटरल स्ट्रेन के साथ हम उसका जो वैल्यू होगा पॉइजन रेशियो का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज यूनिट्स। तो यूनिट की बात करेंगे, देखो जब भी कभी यूनिट के आगे के लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है जब यदि के लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है 1000, m लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है 10⁻6, और g लिखा होता है उसके मतलब होता है 10�9। और आपको कुछ यूनिट बता दूं मैं, पास्कल, पास्कल मतलब आपका यूनिट होता है ये स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है।
चाहे स्ट्रेस कोई सी भी हो, सब सारी स्ट्रेस का यूनिट पास्कल ही होता है, और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपका होता है पीएसआई। पीएसआई जो आपका यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का यूनिट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एलबी है दैट इज पाउंड, और जो आईएन है दैट इज इंच। तो पाउंड पर इंच स्क्वायर जो आपका होता है वो पीएसआई होता है। तीसरा आपका है यहाँ पर केएसआई। केएसआई मतलब ये पाउंड को ही यहाँ पर किलो के टर्म में यूज किया हुआ है। किसको यूज किया रहा है? किलो के टर्म में यूज किया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला आपका आता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए देखिए आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना होता है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए जब भी हम कोई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बॉडी का यूज़ करते हैं, मान लीजिए मैं बॉडी यूज़ करता हूँ एक एल शेप का, और मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको इस एल शेप का आपको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट इज आई एक्स इक्वल टू आई एक्स प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये सब ए डी स्क्वायर यूज़ किया हुआ है। यहाँ डी जो वैल्यू है, उस डी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसका जो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कैपिटल जी है इसका, ठीक है, उससे इसके पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉल g1 स्मॉल g2, ये g1 g2 हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये d1 हो जाएगा और ये d2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है, हमें सिग्मा एक्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका हो गया डिस्टेंस सिग्मा एक्स एक्स बार, और ये वाला आपका होता है वाई बार, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स ए एक्स अपॉन सिग्मा ए से हम लोग एक्स बार निकाल लेते हैं, और ऐसे ही सिग्मा वाई बार वाई और सिग्मा वाई ए अपॉन सिग्मा ए से हम लोग वाई बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों फार्मूले आप दिए हुए हैं, आपको इन्हीं दो फार्मूले का यूज़ करना होता है। और कैसे कैसे शेप के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्वार्टर सर्कुलर से एरिया है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, सेमी सर्कुलर एरिया है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा एक्स और वाई बार का। ऐसे सर्कल के लिए और सेमी सर्कल के लिए यहाँ पर अलग से आपको इंडिकेट किया हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्म वैल्यू, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर फार्मूले में, ठीक है। अगला आपका आता है टॉर्जन। टॉर्जन इक्वेशन एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, and we have to follow this type of equation in our system। देखिए इसका फॉर्मूला जो जनरल फार्मूला है दैट इज टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर एंड जी थीटा अपॉन एल, ठीक है, जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ पर हम जब भी टॉर्जन इक्वेशन की बात करेंगे तो ये जो आपको फाई दिया हुआ है ये क्या है, ये वही है जो फाई निकाल रहे थे आप यहाँ से। जो रिलेशनशिप है आपका टी अपॉन जे और जी थीटा अपॉन एल के बीच का, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो ये किसका रिलेशनशिप है, ये आपका रिलेशनशिप है टी अपॉन जे और टाउ अपॉन आर वाले का, ठीक है। यहाँ से अब उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ जो जे का वैल्यू है वो सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है जे इक्वल टू 1/2 पाई डी की पावर 4। ये सी का मतलब होता है डी, ठीक है, और डी मतलब डायमीटर, डी मतलब डायमीटर, सी मतलब डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, वैसे डी इक्वल डायमीटर हो सकता है आपका। और होलो के लिए होता है आपका π/2 डी की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, ठीक है। देखो ये सारे एब्रीविएशन आपको दिए हुए हैं इस फॉर्मूले में, वैसे कौन सी चीज़ क्या है। बैंडिंग इक्वेशन आप जानते हो एम अपॉन आई एफ अपॉन वाई ई अपॉन आर आपका बैंडिंग इक्वेशन होता है, और वहीं से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। बैंडिंग इक्वेशन में आपको जो आर होता है कैपिटल आर वो क्या होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगला आता है आपका जनरलाइज्ड इसेंट्रिक लोडिंग। तो देखिए इसेंट्रिक लोडिंग में क्या होता है कि जब हम कोई कॉलम की बात करते हैं या कोई बीम की बात करते हैं और उस पर हम इसेंट्रिक लोडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलम ले लिया, ठीक है, ये कि मेरा कॉलम है और इस कॉलम ये आपका कॉलम का सेंटर ये रहा, मैं यदि लोडिंग यहाँ करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉलम आपका कंप्रेस होने के साथ साथ ये आपका बैंड भी होगा इस तरीके से। तो इसमें दो टाइप की स्ट्रेस पैदा होती हैं, एक तो आपकी होती है डायरेक्ट स्ट्रेस और आपकी दूसरी होती है बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप की हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जनरली जब हम इसेंट्रिक लोडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा जनरल फॉर्मूला बन के आता है ये वाला जो आपको दिया हुआ है,
दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू पी अपॉन ए माइनस एम वाई अपॉन आई प्लस एम वाई अपॉन आई। तो ये आपका जेड के कंडीशन में, ये आपका वाई कंडीशन में। फोर्स जिधर लगा हुआ हो वो पॉजिटिव और जो फोर्स नहीं लगा हुआ उधर वो नेगेटिव। ठीक है, शियर स्ट्रेस इन बीम। तो कभी कभी क्या होता है, शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज होते हैं। एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना तो वी अपॉन क्यू अपॉन आई टी होता है, और यदि हमें एवरेज निकालना है तो यहाँ से निकाल देंगे, और सिंपली शियर स्ट्रेस ही निकालना तो वी क्यू अपॉन आई निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला आपका आता है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है मोहर सर्कल में। आपने शायद सुना हो मोहर सर्कल। मोहर सर्कल एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई आपकी बॉडी है और उस बॉडी पर मल्टी स्ट्रेस काम कर रही है, मतलब एक आपका स्ट्रेस काम कर रही है सिग्मा एक्स और दूसरा आपका काम कर रही है सिग्मा वाई। ठीक है, तो जब ये कंबाइंड तरीके से काम करती हैं तो कंबाइंड स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमको कंबाइंड स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन और कंबाइंड स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको निकालना होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेज ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये वाला होता है यूज। ठीक है, और इसका एंगल कितना होगा वो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, और प्रिंसिपल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले आप सारे देख लीजिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको आता है थिन वेल्डेड वेसल्स। देखो वेल्डिंग वेसल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो आपको नॉर्मली चीज़ पूछी जाती है दैट इज हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस के में क्या रेशियो होता है, जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस होती हैं आपकी वो हुप स्ट्रेस के हाफ होती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि हुप स्ट्रेस ट्वाइस होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस के। ठीक है, यहाँ शियर स्ट्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। स्पेरिकल यदि कोई सेल्स हैं उसके लिए आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पर। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैकले इक्वेशन, वो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो मैकले इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, ये वाला मैकले इक्वेशन है, इसमें हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जो कंडीशन होती हैं आपकी किसी भी कॉलम की या बीम की, जो कॉलम आपका होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक फार्मूला, और वो फार्मूला होता है आपका ऑयलर इक्वेशन या क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड के लिए फार्मूला आपका होता है पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है यहाँ पर, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ आपके कॉलम की जो होती है वो उनके एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। यदि आपका कॉलम मान लीजिए कैसा है, यदि आपका कॉलम कैसा है कि आपका जो एक एंड है कॉलम का वो फिक्स है और दूसरा एंड आपका कॉलम का फ्री है, तो क्या होगा, वो आपका कॉलम कहलाएगा ये वाला। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये वाला जो है आपका, इसमें क्या है कि एक एंड इसका फिक्स है दूसरा एंड इसका फ्री है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है जो इफेक्टिव लेंथ होगी एल ई वो इसकी लेंथ के ट्वाइस होगी। ठीक है, दूसरा आपका होता है कि मान लीजिए कि एक एंड उसका क्या है कि पिन जॉइंटेड है, दूसरा एंड उसका फिक्स है, तो क्या होगा यहाँ पर जो आपका एल की वैल्यू होगी वो एल के इक्वली होगी। ठीक है, ये दोनों पिन जॉइंटेड हैं तो एल की वैल्यू एल की इक्वल हो जाएगी। तीसरा आपका होता है 0.7 टाइम ऑफ एल, यदि आपका एक पिन जॉइंटेड और एक फिक्स है तो। और चौथा आपका होता है कि दोनों तरफ फिक्स है तो आपका क्या हो जाएगा, L/2 हो जाता है लेंथ। ओके, ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है L/2 होता है, 0.5 दिखा दिया ना, तो L/2 हो गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके रिलेटेड हैं बेंडिंग से लेकर, और इसमें हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, सबसे पहला आपका फॉर्मूला है कि यदि हमारी कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे हम यदि पॉइंट लोडिंग किए हुए हैं तो उसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, जो आप देख रहे हो इस तरीके का कर्व बनेगा इसका। और जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये आपकी होगी WL/3EI या फिर PL/3EI। और जो स्लोप का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका PL² और जिसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी y = P/6EI x³ माइनस 3LX²। ओके, तो ये ऐसे ही हम सारी वैल्यू उसमें आपको दिया हुआ है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट ना ले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके
आराम से इसको तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक ही। और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।